हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आपका जो एस करंट अफेयर्स का जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए, उसमें आप सभी का स्वागत है। हमने कल क्या डिस्कस किया था, हम पॉलिटी और गवर्नेंस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे गाइज आपको पता होगा, ये जो करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं वो थीम वाइज करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। तो अभी हमारी जो थीम चल रही है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस चल रही है, और ये करंट अफेयर जो होने वाला है गाइज, वो कब से कब तक होने वाला है हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि कब से कब तक हमारा ये करंट अफेयर्स होगा। जो करंट अफेयर्स होगा 1 जनवरी 2025 से 1 मई 2026 तक ये करंट अफेयर्स रहेगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास हो रही है। काफ़ी बच्चे जो हैं पूछ रहे हैं सर इसके एमसीक्यू कब सॉल्व कराए जाएंगे। हमने कल की क्लास में क्या किया था, आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे, एमसीक्यू दिए थे, तो उसको हम आज की क्लास में सॉल्व कराने वाले हैं और बताएंगे कि आखिर उन जो एमसीक्यू हैं 15 एमसीक्यू दिए थे कल की क्लास में, तो आज वो सॉल्व होंगे और हम बताएंगे कि एमसीक्यू मेथड को कैसे यूज किया जाता है। सारी चीज़ें आज की क्लास में हम बताने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है आज की। अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकती है, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज का जो पहला टॉपिक होगा, आज हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा। पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ गवर्नर। गवर्नर का क्या रोल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर गवर्नर का रोल क्या है और ये इतना न्यूज में क्यों है, और करंट अफेयर्स। और आपको पता होगा जैसे हमारा जो करंट अफेयर्स है, हम स्टैटिक को लिंकेज करते हैं किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ। तो अभी क्या है, गवर्नर काफ़ी न्यूज में आ रहा है गवर्नर, तो हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे आखिर गवर्नर का रोल क्या है। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है या हम पहला टॉपिक कह सकते हैं, जो यूपीएससी अगर आप 2026 देने जा रहे हैं उसके लिए ये आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं रोल ऑफ गवर्नर, किसकी रोल, अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नर की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, सॉरी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो गवर्नर पर क्वेश्चन पूछे गए, और गवर्नर पर काफ़ी बार, ऐसा नहीं है कि एक ही बार क्वेश्चन पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ईयर वाइज ईयर गवर्नर पर क्वेश्चन पूछे गए। आखिर ये न्यूज में क्यों, न्यूज में इसलिए, अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ, केरला की बात करता हूँ, कर्नाटका की बात करता हूँ, तो उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों अप्रोच किया है गाइस, सुप्रीम कोर्ट को इसलिए अप्रोच किया है, यहाँ के जो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, इनके जो गवर्नर हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बिल होता है बिल को एसेंट देने में डिले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं तमिलनाडु की मैं सरकार हूं, मैंने क्या किया, जो बिल पास करके असेंबली में बिल पास करके असेंट करने के लिए गवर्नर के पास भेजा, लेकिन गवर्नर क्या करते हैं, उस बिल को विदहोल्ड कर लेते हैं और उसको एसेंट नहीं देते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर गवर्नर के पास पावर कौन कौन सी होती हैं। क्या कोई डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर के पास कि वो इनडेफिनेटली टाइम के लिए क्या कर सकता है, बिल को विदहोल्ड कर सकता है या बिल को एसेंट ही नहीं देता है। इसी के ऊपर हमारा चीज़ें होने वाली है, हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर गवर्नमेंट के पास पावर कौन कौन सी होती है। हम समझेंगे कि आर्टिकल 200 क्या कहता है, हम ये भी समझेंगे आर्टिकल 201 क्या कहता है, और गवर्नर के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। अगर आखिर बिल कैसे होता है, बिल पहले बिल जो है, हम अगर असेंबली की बात करें, पहले असेंबली में पास होगा, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो जाएगा
फिर वो जाता है कहाँ पर, काउंसिल में जाता है। तो जब दोनों में बिल पास हो जाता है तब वो जाता है कहाँ पर, गवर्नर के पास जाता है। और गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर होती हैं वो सारी चीज़ें गाइज हम समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझने की कोशिश करते हैं। आखिर आर्टिकल 200 क्या कहता है, मुझे बताइए। आर्टिकल 200 क्या कहता है, और कोई भी बिल होता है वो लॉ कैसे बनता है, कोई भी बिल होता है वो लॉ कैसे बनता है। अगर आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर को मैंडेटरी किया गया है कि वो बिल को क्या करें, बिल को एसेंट दें, क्या दें, बिल को एसेंट दें, तभी वो लॉ बन पाएगा, तभी क्या हो पाएगा, वो लॉ बन पाएगा। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं, आखिर क्या ऑप्शन होते हैं। अगर लेजिस्लेचर ने बिल को पास कर दिया, क्या गवर्नर के पास सिर्फ एसेंट देने का ऑप्शन होता है या और भी ऑप्शन होते हैं। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गवर्नर के पास ऑप्शन कौन कौन से होते हैं आर्टिकल 200 के अंदर। अगर हम आर्टिकल 200 के अंदर देखें गवर्नर के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो आप आगे आ जाइए। ये हमने एक पिक्चर लगाई हुई है, ये इमेज लगाई हुई है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर गवर्नर क्या करता है, गवर्नर के पास असेंबली या लेजिस्लेचर बिल भेजता है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, 4, हम वही समझने की कोशिश करेंगे। गवर्नर के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, चाहे वो केरला की असेंबली है, चाहे वो तमिलनाडु की असेंबली है, या फिर असेंबली है कर्नाटका की असेंबली है, जिन 3 जो स्टेट हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया था कि जहां के जो गवर्नर हैं बार बार अगेन एंड अगेन बिल को क्या कर रहे हैं, बिल को डिले कर रहे हैं और बिल को एसेंट नहीं दे रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है कि दोनों हाउस ने क्या किया, बिल को पास किया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने एसेंट दे दिया, फिर एसेंट के बाद वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर बिल को क्या कर सकता है, एसेंट दे सकता है, तो उसके बाद क्या होगा, वो लॉ बन जाता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर गवर्नर ने एसेंट दे दिया तो क्या है, वो लॉ बन जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां आती है, अगर आप देखें, अगर मान लो गवर्नर क्या करे, बिल को क्या कर ले, एसेंट दे दिया उसने, लेकिन अगर क्या कर ले गवर्नर, क्या करे, बिल को विदहोल्ड कर ले, बिल को पास ही ना करे, अपने पास विदहोल्ड कर ले, तो क्या होगा, क्या बिल आगे बढ़ पाएगा, क्या बिल डेड हो जाएगा, या फिर कोई एक टाइम पीरियड होता है जब तक क्या कर सकता है गवर्नर उसको विदहोल्ड कर सकता है। तो क्या है, विदहोल्ड एसेंट से क्या होता है, बिल फेल्स बिकम टू लॉ, मतलब फिर जो है बिल लॉ नहीं बन सकता। अगर विदहोल्ड कर दिया तो क्या है, फेल हो जाता है, फिर बिल क्या है, लॉ नहीं बन सकता। ये तो 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या होता है गाइस, तीसरा ऑप्शन बताइए मुझे क्या है आखिर। एक तो हो गया कि गवर्नर ने एसेंट दे दिया बिल को, दूसरा हो गया कि नहीं है, विदहोल्ड कर लिया, और तीसरा रीजन होता है कि वो क्या, तीसरा सॉरी रीजन नहीं, ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन होता है कि क्या कर सकता है, वो ना रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली के पास भेज सकता है गवर्नर, क्या कर सकता है, रिटर्न द बिल और रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेचर। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर ने क्या किया, लेजिस्लेचर ने क्या किया, दोबारा से बिल रीपास कर दिया, कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, दोबारा से रीपास कर दिया, तो गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, गवर्नर को उस पर एसेंट देना पड़ेगा। इफ स्टेट लेजिस्लेचर रीपास द बिल इन ओरिजिनल शेप और इन मॉडिफाइड फॉर्म, गवर्नर हैज टू गिव एसेंट री इनेक्टेड बिल। तो गवर्नर के ऊपर क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है कि गवर्नर हैव टू एसेंट द बिल, गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, बिल को एसेंट करना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी
टाइम लिमिट नहीं दिया है रिटर्निंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि रिटर्निंग द बिल, इट्स ओनली इंसिस्ट एज सून एज पॉसिबल। क्या ओनली इंसिस्ट करता है कि एज सून एज पॉसिबल, रिटर्न रिकंसिडरेशन के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। गाइज आप ये याद रखिएगा, आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। और चौथा ऑप्शन क्या होता है गाइज, चौथा ऑप्शन ये होता है क्या गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए वो बिल को रिजर्व कर सकता है। अब वो प्रेसिडेंट के हाथ में चला गया। अगर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, अगर एनी बिल विच ऑफ द ओपिनियन ऑफ गवर्नर वुड इफ बिकम लॉ derogate from the powers of the high court, endanger the position which court is by constitution meant fill। तो ये क्या होगा, ये रिकंसिडरेशन के लिए ये क्या होता है, रिजर्व किया जाता है बिल किसके लिए, अगर यहाँ पर क्या आ जाता है, लॉ के बारे में आ जाता है, डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द हाई कोर्ट आ जाता है, या इंडेंजर पोजीशन आ जाती है, तो क्या होता है वहां पर जो है गवर्नर क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। किसके लिए रिजर्व कर सकता है बिल, प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, आखिर रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, आगे समझेंगे कि आखिर प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं जब बिल को क्या किया जाता है, बिल को रिजर्व करने के लिए भेजा जाता है। अगर गवर्नर रिजर्व करने के लिए प्रेसिडेंट को देते हैं बिल, तो उनके पास कौन कौन सी पावर होती है, वही हम समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 201 क्या कहता है गाइस, क्या आर्टिकल 201 मुझे बताइए गाइस चैट बॉक्स में, आर्टिकल 201 क्या कहता है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आर्टिकल 201 किस लिए, आर्टिकल 201 जो है बात करता है कि गवर्नर जब क्या करता है, रिजर्व करता है प्रेसिडेंट को बिल को, तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको विदहोल्ड कर सकता है, उसको एसेंट दे सकता है, और उसको क्या कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। मान लिए एक बिल आया असेंबली से, गवर्नर के पास आया, और गवर्नर उस पोजीशन में नहीं है कि उस बिल को क्या करे, पास कर सके, क्योंकि वो इंडेंजर्ड है, और हाई कोर्ट जैसी उसमें चीजें हैं, तो क्या है, वो क्या करता है, वो रिजर्व करने के लिए रिजर्व बिल कर लेता है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको विदहोल्ड कर सकता है, एसेंट दे सकता है, और रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो फिर असेंबली ने क्या किया, उसको फिर रीपास करके भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उस बिल को एसेंट देना ही पड़ेगा, वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। इफ द स्टेट लेजिस्लेचर री इनेक्ट द बिल, अगर री इनेक्ट करके बिल दोबारा भेजता है स्टेट लेजिस्लेचर, तो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती कि उसको विदहोल्ड कर सके। प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेसिडेंट में देन टेक फाइनल डिसीजन ग्रांटिंग और विदहोल्ड द एसेंट, उसको क्या करना पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा। हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कुछ गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं गाइस, क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मुझे बताइए गाइस, आखिर आर्टिकल 153 क्या कहता है, आर्टिकल 153 क्या कहता है, चैट बॉक्स में बताइए आर्टिकल 153 क्या कहता है। आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट। आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट। तो हम यही समझने की, जो इससे गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं हम वो समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है, मई में होने वाला है, उसके लिए ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गाइज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा,
या हम कहते हैं कि सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो मुझे बताइए आर्टिकल 153 जितने भी गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर गवर्नर की जो पावर है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हमने ये बता दिया कि आर्टिकल 153 क्या कहता है। आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट में क्या होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 153 ये कहता है। अब मुझे बताइए आर्टिकल 154 क्या कहता है। आर्टिकल 154 क्या कहता है। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है वो वेस्ट करती हैं गवर्नर के ऊपर, किसके ऊपर, गवर्नर के ऊपर वेस्ट करती हैं, और सेल एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली एक्सरसाइज करती हैं और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूरा जो डिपेंडेंट है क्या है, क्या वेस्टेड किसके ऊपर करती हैं, गवर्नर के ऊपर। अगर गवर्नर किसी भी बिल को एसेंट नहीं करेगा तो कोई बिल लॉ नहीं बन पाएगा। तो गवर्नर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्या करती है, पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की। और अगर हम देखने की कोशिश करें आर्टिकल 155 क्या कहता है, मुझे बताइए आर्टिकल 155 क्या कहता है, बताइए चैट बॉक्स में आर्टिकल 155 क्या कहता है। व्हाट इज द आर्टिकल 155 रिलेटेड टू द गवर्नर। तो गवर्नर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर बाय वारंट एंड सील, अंडर द वारंट एंड सील, बाय वारंट अंडर हिज एंड। तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अटेंड किया जाता है, ये कहता है आर्टिकल 155। अब मुझे बताइए आखिर गवर्नर से रिलेटेड हमने 153 देख लिया, 154 देख लिया, 155 देख लिया कि आखिर गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब मुझे बताइए आर्टिकल 161 क्या कहता है, बताइए आर्टिकल 161 क्या कहता है। आर्टिकल 161, सॉरी आर्टिकल 163 देखते हैं। यहाँ आर्टिकल 163 क्या कहता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर के साथ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुई, उसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। एट द हेड एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या लेते हैं, एड एंड एडवाइज करते हैं गवर्नर को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फार एज बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू द एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम डिस्क्रिशन, एनी ऑफ देम डिस्क्रिशन। अगर मैं आगे देखूं कि आर्टिकल 164 क्या कहता है, आर्टिकल 164 कहता है गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को अच्छा चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है गाइस, चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट किया जाता है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर हो या अदर मिनिस्टर हो उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर। आर्टिकल अगर मैं यहाँ पर गलत लिख गया, आर्टिकल यहाँ पे 213 होगा, क्योंकि गवर्नर क्या करता है, प्रोमोलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस को अंडर द आर्टिकल 213 213 के अंदर। और 217 के अंदर क्या है, गवर्नर को कंसल्टेट किया जाता है अपॉइंटमेंट जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट के जजेज को अपॉइंट किया जाता है तो गवर्नर के साथ क्या किया जाता है, कंसल्टेटेड किया जाता है, क्या किया जाता है। तो ये सारे आर्टिकल्स थे गवर्नर से रिलेटेड, जो आर्टिकल्स थे हमने वो डिस्कस करने की कोशिश की है। आखिर कौन से आर्टिकल हैं गवर्नर से रिलेटेड जो डिस्कस करने की, जो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल थे जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकते हैं। यूपीएससी छोड़िए, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये आर्टिकल जो हैं उसमें आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं गाइस, तो ये आर्टिकल्स भी क्या है, आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, पीसीएस में आ सकते हैं, यूपीएससी में तो ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गवर्नर से रिलेटेड। अब हम कुछ आर्टिकल्स
हम कुछ जजमेंट देख लेते हैं गवर्नर से रिलेटेड। कौन से जजमेंट है गवर्नर से रिलेटेड? अगर मैं देखूं शमशेर सिंह केस, शमशेर सिंह केस में क्या कहा मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में क्या कहा? गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आखिर शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जो शमशेर सिंह केस है वो 1974 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब गवर्नर जो है अपनी पावर या अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है या तो एसेंट देने में या विदहोल्ड करने में, तो वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज नहीं कर सकता। गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर वाइल विदहोल्डिंग एसेंट और रिटर्निंग द बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या कर सकता है वो? अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का क्या कर सकता है? यूज नहीं कर सकता जब एसेंट देना हो और विद होल्डिंग करना हो, बिल को विद होल्डिंग करना हो। आगे बढ़े और हम समझने की कोशिश करें। नबाम राबिया केस 2016 में हुआ। नबाम राबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को लेकर क्या जजमेंट दिया? गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आखिर जजमेंट क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया जब नबाम राबिया केस में जो 2016 में हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अगर गवर्नर अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको एक्सरसाइज करता है बियॉन्ड इज जुरिडिक्शन, उसका जुरिडिक्शन नहीं है, जब भी वो अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको एक्सरसाइज करता है, तो इट वुड फॉल अंडर द जुडिशियल रिव्यू। तो क्या है? वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाएगा अगर वो जुरिडिक्शन से बाहर जाकर क्या करता है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका यूज करता है। अगर मैं रीसेंट जजमेंट देखूं, रीसेंट जजमेंट क्या क्या हुए हैं गवर्नर को लेकर? रीसेंट जजमेंट कौन कौन से हुए गाइस मुझे बताइए। आखिर रीसेंट जजमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। स्टेट ऑफ पंजाब केस हुआ 2023 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? स्टेट ऑफ पंजाब केस में इफ गवर्नर डिसाइड विद होल्ड एसेंट, अगर गवर्नर ने डिसाइड कर लिया क्या करेगा, वो बिल को एसेंट करेगा, देन ही शी हैज टू रिटर्न टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। अगर गवर्नर ने क्या किया? डिसाइड कर लिया टू विद होल्ड एसेंट टू द बिल, देन ही शी हैज टू रिटर्न टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। सच बिल कैन नॉट बी केप्ट विद द गवर्नर इनडेफिनेटली। कोई भी बिल हो, क्या है, गवर्नर जो है वो इनडेफिनेटली टाइम तक क्या नहीं रख सकता। वाइस चांसलर 2023 में हुआ, उसमें क्या कहा? गवर्नर जो है कैसे काम करता है? एक यूनिवर्सिटी चांसलर की तरह काम करता। आर नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइज ऑफ द COM। तमिलनाडु गवर्नर केस 2023 में हुआ। तो तमिलनाडु गवर्नर केस में क्या कहा गया? गवर्नर कैन नॉट रेफर द बिल। क्या है? गवर्नर जो है बिल को रेफर नहीं कर सकता टू द प्रेसिडेंट आफ्टर द असेंबली री एनेक्टेड द बिल्स फॉलोइंग द गवर्नर विद होल्डिंग द एसेंट। तो ये इम्पोर्टेंट जो थे जजमेंट थे, और हमने जो इम्पोर्टेंट क्या थे, ये इम्पोर्टेंट जजमेंट तो थे ही, और हमने क्या बताया जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे गवर्नर्स को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और ये UPSC 2026 जो मई में होने वाला है, क्या जो मई में होने वाला है, ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिएगा गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं या गवर्नर से रिलेटेड जितनी भी आप चीज़ें हैं, आप उसको रट लीजिएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिकॉज गवर्नर से रिगार्डिंग एक आपको UPSC में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। UPSC प्रीलिम्स में जरूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा गाइज। तो आगे आ जाइए, हमने सारी चीज़ें इसमें समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा, ये कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है क्यों इतना न्यूज में, ऐसा न्यूज में क्यों है, और आखिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है? मुझे ये बताइए, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो न्यूज में क्यों है?
क्यों न्यूज में है? बताइए गाइस चैट बॉक्स में, आखिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म न्यूज में क्यों है? वाई इन द न्यूज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वाई इन द न्यूज? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर क्या कर रहे हैं, इम्फेसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग द इंडिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क। जो इंडिया का जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने क्या किया, इम्फेसाइज किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। आप गाइज मुझे ये बताइए आखिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है? व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है? व्हाट इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ी होगी, वॉट एवर सोर्सेज से आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो आपको पता होना चाहिए आखिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। यहाँ पे पॉलिटी से मैं बात करूँ, अगर आप रियली में बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपका फिर भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, आप स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो तब भी आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये आपके पढ़ाई का फॉल्ट नहीं है। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से यूपीएससी क्लियर करने के लिए पढ़ा जाता है, आप उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी में बहुत कमी है, आप जो फॉलो करना चाहिए स्ट्रेटेजी वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक रामबाण चीज़ बताने जा रहा हूं कि आखिर प्रीलिम्स को निकाला कैसे जाता है। प्रीलिम्स को निकालने के लिए मैं जैसे यूपीएससी ने 2 टूल्स दिए हैं प्रीलिम्स को निकालने के लिए। एक टूल तो दिया है आपका सिलेबस और दूसरा टूल क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो है वो हमें बताते हैं, पैटर्न बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, आखिर यूपीएससी का माइंड सेट कैसा होता है प्रीलिम्स में, वो चीज़ बताती है पीवाईक्यू। अगर आपने पीवाईक्यू को सही से एनालाइज कर लिया तो आपका 50% काम वहीं हो गया प्रीलिम्स निकलने का। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं कर पाए तो आपका प्रीलिम्स निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिकॉज आपको ये पता चलेगा कि हमें कहाँ पढ़ना है और कहाँ पर नहीं पढ़ना है, कहाँ पर फोकस ज़्यादा देना है, कहाँ पर नहीं देना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में पीएचडी करनी होगी, नो, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको कुछ एरियाज निकालने होंगे, कुछ एरियाज आपको पकड़ने होंगे, जिस एरियाज में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में भी 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं हिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एरियाज को पकड़िए यहाँ जहां आप उस एरियाज को निकाल कर और स्ट्रॉन्ग कर कर आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। और आप करंट अफेयर्स को भी पकड़िए, अगर आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे हैं, आपको अगर आप इंजॉय करते हैं करंट अफेयर्स पढ़ना तो आप करंट अफेयर्स को भी पकड़ सकते हैं। तो कुछ एरियाज पकड़ने, आपको सारा पीएचडी नहीं करना है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी अगर हमने यूपीएससी के प्रीलिम्स कैसे निकाला जाता है, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, तो इस पर तो बहुत लंबी वार्ता हो सकती है, बहुत लंबी बात हो सकती है, इस पर मैं काफ़ी देर बोल सकता हूँ, लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आखिर हमारा टॉपिक क्या कहता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी सुपीरियर नहीं होता, ना तो सेंटर सुपीरियर होता है और ना ही सुपीरियर होता है स्टेट, तो उसी को बोला जाता है जो हॉरिजॉन्टली रिलेशनशिप होती है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। इसमें क्या इन्वेजेज किया जाता है, इसमें इन्वेजेज किया जाता है सेंटर और जो स्टेट हैं वो क्या काम करेंगी, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे, किसी को भी सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, किसी को भी ऊपर नहीं रखा जाएगा, दोनों को एक साथ काम करना है।
हैं, किन किन चीज़ों में एक साथ काम करना है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो इन पर क्या है, जैसे कोई भी स्कीम बनानी हो, पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करना हो, कोई भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करना हो, दोनों क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। स्टेट्स एंड सेंटर विल वर्क टुगेदर। क्या करेंगे, दोनों जो है काम एक साथ करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं, जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या हो सकते हैं जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। अगर हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छे से काम करेगा तो हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है, वो जो हमारा सपना है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बने, हमारी जो ग्रोथ है कि हम चाइना को सरपास करें, हम यूएस को सरपास करें, तो हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा कि आखिर स्टेट और सेंटर क्या है, एक साथ काम करें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। आखिर मुझे बताइए, क्या कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। कौन से, अगर मैं बात करूं कि आखिर कौन से ऐसे प्रोविजन है, अगर मैं बात करूं 7 शेड्यूल की बात करूं, 7 शेड्यूल में क्या कहा गया है, 7 शेड्यूल में क्या लिस्ट दी गई है, कौन कौन सी लिस्ट दी गई है। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है कि यूनियन ही खाली लॉ बना सकता है, और स्टेट में क्या हो सकता है, स्टेट ही खाली लॉ बना सकता है। लेकिन कंकरेंट जो लिस्ट होती है वो प्रमोट करती है, किसको प्रमोट करती है, वो प्रमोट करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। तो डिमार्केट सब्जेक्ट इनटू द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सब्सिडियरिटी। तो ये क्या करती है, ये जो हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करती है। अगर मैं आर्टिकल 312 की देखने की बात करूं, तो आर्टिकल 312 क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 312 प्रोवाइड करता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या करता है गाइस, कि जो रिक्वायरमेंट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज में, वो सेंटर करता है, और वो काम कहाँ जाकर करते हैं, वो स्टेट में जाकर करते हैं। तो क्या है, ये एक जो है, दोनों लोग जो है एक साथ काम कर रहे हैं। एक जो है फ्रेटर्निटी आती है सेंटर और स्टेट में, कि एक मोहब्बत पैदा होती है अगर दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या है, ये भी क्या करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। ये इंटीग्रेशन को क्या करता है, इनेबल करता है। इंडिया में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अक्रॉस द यूनियन एंड स्टेट, पूरे यूनियन और स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंटीग्रेशन होता है उसको इनेबल्स करता है। तो ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करता है, प्रमोट करता है। और एक चीज और मैं जहां पर इंपॉर्टेंट बताऊं कि आखिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, कि पहले हमारा हायर कोर्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर सबसे हायरार्की पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है। तो ऐसे हायरार्की में एक इंटीग्रेटेड जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी क्या करता है, यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन देता है और इन्फोर्समेंट करता है यूनियन एंड स्टेट्स की। तो ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं आर्टिकल 263 की बात करता हूं, आर्टिकल 263 क्या कहता है गाइस, मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर आर्टिकल 263 क्या कहता है। आर्टिकल 263 बात करता है स्टेबलाइज द इंटर स्टेट काउंसिल। जो इंटर स्टेट काउंसिल है, जो बॉर्डर का डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है इस्टेब्लिश की जाती है, कि जो डिस्प्यूट हैं या अराइज हो रहे हैं डिस्प्यूट, उनको रिजॉल्व करने के लिए
कोऑर्डिनेशन से सॉल्व करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल को क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। इंक्वायर इनटू एंड एडवाइज अपॉन द मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट्स के बीच जो भी प्रॉब्लम है या जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या है, आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है। तो ये भी क्या करता है, ये भी जो है बात करता है प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आर्टिकल 261, आखिर मुझे बताइए आर्टिकल 261 किसकी बात करता है। आर्टिकल 261 बात करता है मैंडेटेड फुल फेथ एंड क्रेडिट टू द पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग अक्रॉस द यूनियन एंड स्टेट। ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। जो जोनल काउंसिल बनती हैं, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर फॉर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में, ये भी किसकी बात करता है, ये भी बात, ये इससे भी क्या होता है, इससे प्रमोट होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आर्टिकल 280 जो फिनांस कमीशन होता है, फिनांस कमीशन क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवलूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 279 ए जो है जीएसटी काउंसिल की बात करता है, और आर्टिकल 279 ए क्या करता है, जीएसटी जो काउंसिल है उसी की बात करता है। यहाँ पर डबल डबल लिख गया, उसके लिए गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे, हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर ये जो प्रोविजन है वो क्या करते हैं, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन से स्टेप लिए जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है फोस्टर हो, कौन से स्टेप लिए जिससे क्या हो, कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है वो फोस्टर हो। मुझे बताइए गाइस चैट बॉक्स में, आखिर कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप लिए जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है फोस्टर हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो स्टेट्स का शेयर था सेंट्रल टैक्सेस में, उसको कितना कर दिया है, पहले 32% था, अब 32% से लेके कितना कर दिया है, 32% से लेके 42% कर दिया है। कॉर्पोरेट जो सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट्स का शेयर था तो उसको बढ़ा दिया है। अगर मैं उसकी बात करता हूं, जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है उसको क्या किया है, रैशनलाइजेशन किया है और रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया है। उसमें क्या है, एक तो रैशनलाइजेशन कर दिया है स्पॉन्सरशिप स्कीम को, और क्या कर दिया उसको रीस्ट्रक्चर किया है, और जो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग किया है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है अंडर द उदय स्कीम, उदय स्कीम के अंदर क्या है, डिस्कॉम काम करती है, आपको पता होगा। तो डिस्कॉम में फाइनेंशियल जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो की गई है उदय स्कीम के अंदर। और नीति आयोग को स्टेबलाइज किया गया था, किस चीज के लिए स्टेबलाइज किया गया था, कोलैबोरेटिव फेडरल प्लेटफॉर्म। तो ये चीजें, और इम्प्लीमेंटेशन किया गया था 7 प्रोग्राम का टू इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ आउटकम, हेल्थ आउटकम के लिए। और जो 7 प्रोग्राम है उससे क्या होगा, एजुकेशन इम्प्रूव होगी, जिससे क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होगी, प्रमोट होगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट होगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आ जाइए। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है, कौन सा है नेक्स्ट आर्टिकल, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट।
अच्छा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या होता है? हम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करेंगे और वाई इन द न्यूज, ये न्यूज में क्यों है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। और ये जो टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या 2026 का देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज। अगर आप ये 2026 देने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एमओयू साइन किया है। जो उनका लॉन्ग पेंडिंग क्या है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर उन्होंने क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन द स्टेट्स या अमंग द स्टेट्स, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है उसको रिजॉल्व करने में, मेथड ऑफ रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग द स्टेट्स। तो क्या प्रोसीजर होता है कि आखिर के दो स्टेट के बीच क्या है, डिस्प्यूट है, अब उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो उसको रिजॉल्व करने के हम कुछ दो प्रोसीजर देखेंगे। एक पहला प्रोसीजर जो है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर मैं आर्टिकल 131 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ आर्टिकल 131। तो आर्टिकल 131 क्या है, आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट को क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन दी गई, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। आप मान लीजिए या तो सेंटर या स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, तो क्या है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मान लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट है, तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली क्या कर सकता है, केस को फाइल कर सकता है। उसे और कोई भी कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो ज्यूरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ऐसे डिस्प्यूट के लिए। एक तो पहला हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन और मोर स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट्स on one side and one or more state on the other side dispute टू और मोर स्टेट्स। तो क्या हो सकता है, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केस को फाइल किया जा सकता है, यहाँ पर तुरंत सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर आपको ना हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत है ना लोअर कोर्ट जाने की ज़रूरत है, एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है अंडर द आर्टिकल 131। अंडर द आर्टिकल 131 में क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है इंटर स्टेट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर। और पहला हमने बता दिया कि पहला जो है आर्टिकल 131 के अंदर क्या हो सकता है, बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल। अगर आप बात करेंगे आर्टिकल 263 में क्या है दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है, व्हाट इज इंटर स्टेट काउंसिल, गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है। बताइए गाइस, इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है, व्हाट इज इंटर स्टेट काउंसिल। चैट बॉक्स में अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा आखिर इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है। आखिर इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है, आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट को क्या किया गया है, इम्पावर किया गया है कि वो क्या करें, इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करें। क्यों इस्टेब्लिश किया जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल को, इसलिए स्टेट क्या, प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन के जो जिन स्टेट्स के बीच या सेंटर की और स्टेट्स के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो उसको लेकर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करेंगे और उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। और आखिर ये काम कैसे करता है, इसके फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल के फंक्शन क्या है गाइस, आप मुझे बताइए आखिर इंटर स्टेट काउंसिल के फंक्शन क्या होते हैं,
क्या फंक्शन होते हैं। मान लीजिए दोनों स्टेट्स में क्या है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उसको इंक्वायरी की जाएगी, फिर उसको एडवाइज किया जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर। पहले तो इंक्वायरी होगी आखिर डिस्प्यूट क्या है, फिर उस काउंसिल के अंदर एडवाइज किया जाएगा, फिर उस इशू को क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। उस इशू का इन्वेस्टिगेटिंग होगी, फिर डिस्कशन होगा ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो दोनों स्टेट्स के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उस पर डिस्कशन होगा बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। एक रिकमेंडेशन दी जाती है बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन सच मैटर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब हमने दो चीज़ें आपको बता दी कि आखिर क्या है। एक तो ये हो गया कि आर्टिकल 131 के अंदर क्या है, मैटर को रिजॉल्व किया जाएगा, फिर आर्टिकल 263 है, और जो तीसरी चीज़ है वो है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल के अंदर क्या होता है, व्हाट इज जोनल काउंसिल? गाइस मुझे बताइए आखिर जोनल काउंसिल क्या होता है। अगर आपको पता हो, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको पता होगा आखिर जोनल काउंसिल होता क्या है और जोनल काउंसिल है वो कैसी बॉडीज होती है। गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर जोनल काउंसिल क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन से एक्ट के अंदर जोनल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर जोनल काउंसिल को कौन से एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, कौन से एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, और जोनल काउंसिल का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोनल काउंसिल? मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर जो जोनल काउंसिल होती है उसका फंक्शन क्या होता है और कौन से एक्ट के अंदर जोनल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था, कौन से एक्ट के अंदर। तो जोनल काउंसिल क्या है? जोनल काउंसिल गाइज क्या होती है, एक स्टेटरी बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? एक स्टेटरी बॉडी होती है। जोनल काउंसिल को कौन से एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था? जोनल काउंसिल को जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, कौन सा? स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, 1956, उसके अंदर क्या किया गया था, उसके अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया था जोनल काउंसिल। आखिर जोनल काउंसिल होता क्या है? व्हाट इज जोनल काउंसिल? जोनल काउंसिल मैंने जैसे बता दिया ये एक स्टेटरी बॉडी है जो काम करती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, ये एक एडवाइजरी कैपेसिटी है। मतलब अगर इसने कोई भी रिकमेंडेशन दी तो वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है जोनल काउंसिल की, ये सिर्फ एक एडवाइजरी कैपेसिटी होती है जो प्रमोट करती है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स। स्टेट्स के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, उसको प्रमोट करती है अमंग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंटर। सेंटर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बीच क्या करेगी? प्रमोट करेगी कोऑर्डिनेशन को, कोऑपरेशन को। एड्रेस जो रीजनल इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जाएगा थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। कंसल्टेशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू जो भी रीजनल इश्यूज होंगे उसको क्या किया जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा। आगे हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं आखिर मैप क्या कहता है। आगे आ जाइए आप, इस मैप के अंदर देखिए कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहां कहां पर इंडिया में जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसमें देखने की कोशिश करिए आखिर कहां कहां पर इंडिया के अंदर जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, आप देखने की कोशिश करेंगे ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ओवर सरचू एंड ले मनाली हाईवे। सरचू और ले मनाली हाईवे को लेकर डिस्प्यूट है, किसके बीच? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच ओवर द परबाबू रीजन नियर पंचकुला, उसको लेकर डिस्प्यूट है। और अगर मैं बात करूं हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ को लेकर डिस्प्यूट है। गुजरात और राजस्थान का मंगा हिल है, उसको लेकर डिस्प्यूट है। गुजरात और राजस्थान में, ये गलत है, हरियाणा और पंजाब का तो है ही चंडीगढ़ को लेके। महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो बेलगाम रीजन है उसको लेकर डिस्प्यूट है। और कर्नाटका केरला का कसारगोड एरिया है उसको लेकर डिस्प्यूट है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो डिस्प्यूट है वो है बाउंड्रीज एंड कनिका सनेट आइलैंड, उसको लेकर डिस्प्यूट है। और उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का जो डिस्प्यूट है पोस्ट डिस्प्यूट अलोंग द ओल्ड बाउंड्रीज एंड
कनिका सैंड आइलैंड को लेकर, ये सारे डिस्प्यूट हैं। ये इतने सारे जो डिस्प्यूट हैं वो हैं बॉर्डर डिस्प्यूट हैं इंडिया के अंदर, अक्रॉस द इंडिया ये इतने सारे डिस्प्यूट हैं गाइस, इतने सारे क्या है डिस्प्यूट है। अगर आप आगे जोनल काउंसिल को देखने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज जोनल काउंसिल क्या होता है, मुझे बताइए आखिर जोनल काउंसिल क्या होता है और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं। मुझे बताइए जोनल काउंसिल क्या होता है और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, और जोनल काउंसिल होता है कौन कौन से उसमें बटा हुआ है, बताइए। जोनल काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। अभी जो हमारे जोनल काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वो कौन है गाइस, जोनल काउंसिल के जो चेयरपर्सन है मिस्टर अमित शाह जी हैं, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं। तो जोनल काउंसिल क्या है, 5 चीजों में बटा हुआ है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउदर्न। तो नॉर्दर्न में अगर मैं बात करूं, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है, दिल्ली आता है, चंडीगढ़ आता है और लद्दाख आता है। अगर मैं सेंट्रल की बात करूं, छत्तीसगढ़ आता है, उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है। ईस्टर्न की बात करूं, बिहार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, वेस्ट बंगाल आता है। अगर मैं बात करूं गोवा, वेस्टर्न में क्या आता है, गोवा आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, दादर नागर हवेली आता है, दमन एंड दीव आता है। और साउदर्न में क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटका आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, तेलंगाना आता है और लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी आता है। ये सब जोनल काउंसिल में आते हैं। तो ये सारी चीजें थी, ये जोनल काउंसिल है गाइस। ये क्या है, जोनल काउंसिल है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आ जाइए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक गाइस। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है वो यूपीएससी हमेशा से इस पर क्वेश्चन पूछा है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे यूपीएससी हमेशा से क्या हुई है, क्वेश्चन पूछती आई है। चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है वो न्यूज में क्यों है, इसका क्या रीजन है कि इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है वो न्यूज में है। रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया टर्म ऑफ रेफरेंसेस ऑफ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड। जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है ट्रिब्यूनल सेकंड को अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1976, जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 के अंदर क्या कर दिया है, 1956 के अंदर उसको क्या किया गया, उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है पंजाब गवर्नमेंट को फॉर द डिले इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सतलज यमुना लिंक कैनाल। जो सतलज यमुना लिंक कैनाल है उसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है। हम आगे समझने की कोशिश करेंगे आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करते हैं, अगर आप अक्रॉस इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे आपको इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे, लेकिन आखिर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। अभी हमने आपको बताया
बताया कि अगर वाटर डिस्प्यूट हो, पिछला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया हमने उसमें देखा कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। हमने उसके 3 चीजें बताई कि 3 तरीके से क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। आर्टिकल 131 के अंदर रिजॉल्व किया जा सकता है और आर्टिकल 263 के अंदर रिजॉल्व किया जा सकता है। फिर एक जोनल काउंसिल होती है, जोनल काउंसिल के अंदर उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, किसकी बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की। बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट हैं। अगर आप 7 शेड्यूल में देखें तो स्टेट लिस्ट 17 की बात करते हैं। तो वाटर क्या है, इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट एंड वाटर स्टोरेज सब्जेक्ट टू द एंट्री ऑफ द 56 ऑफ यूनियन लिस्ट। क्या है 56 ऑफ यूनियन लिस्ट। 56, अगर मैं यूनियन लिस्ट की बात करता हूं, एंट्री 56 की बात करता हूं, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर्स वैली। अब मुझे बताइए आर्टिकल 262 क्या कहता है, चैट बॉक्स में बताइए गाइस, आखिर आर्टिकल 262 क्या कहता है। व्हाट इज आर्टिकल 262? बताइए चैट बॉक्स में बताइए आर्टिकल 262 क्या कहता है। व्हाट डिड से आर्टिकल 262? आर्टिकल 262 क्या कहता है? बताइए आर्टिकल 262 क्या कहता है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक लॉ बना सकता है एजुकेशन के लिए। क्या अगर कोई भी इश्यू हो, चाहे जितना भी वाटर जो डिस्प्यूट है, इंटर वाटर डिस्प्यूट है, उसके लिए एक एजुकेशन बना सकता है। यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट के लिए एजुकेशन बना सकता है, या रिवर वैली के लिए एक एजुकेशन बना सकता है। अगर हम अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट और रिवर वैली को लेकर क्या है एक बना सकता है अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट। अगर मैं पार्लियामेंट ने क्या किया, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने इनेक्टेड किया, क्या क्या इनेक्टेड किया दोस्तों, तो पार्लियामेंट ने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को क्या किया, इनेक्ट किया। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 को इनेक्ट किया। बार ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन को क्या किया, इनेक्ट किया। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 क्या कहता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 कहता है इनेबल स्टेट गवर्नमेंट टू रिक्वेस्ट, क्या है स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, रेफर टू द डिस्प्यूट ए ट्रिब्यूनल फॉर एजुकेशन। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंदर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि इन रिवर के बीच क्या है, 2 स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स में रिवर फ्लो हो रही है, तो अगर उसके बीच अगर डिस्प्यूट हो यूज को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कंट्रोल को लेके, तो क्या कर सकती है, ये जो एक्ट है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल बना सकती है जिससे वो जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए इसके अंदर। अगर मैं रिवर बोर्ड एक्ट की बात करता हूं 1956, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 क्या कहता है कि वो प्रोवाइड करता है स्टेबलाइजमेंट ऑफ द रिवर बोर्ड, रिवर बोर्ड बनाने को स्टेबलाइज फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर बेसिन। जो इंटर स्टेट रिवर होंगी या रिवर बेसिन होंगी उसको रेगुलेशन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है रिवर बोर्ड्स अंडर द रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। बार ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन।
अच्छा, जुडिशियल इंटरवेंशन पर बार क्यों कर दिया? क्या प्रोहिबिट किया गया है जुडिशियल इंटरवेंशन को? अगर हम देखने की कोशिश करें, आर्टिकल 262 क्या करता है? बार करता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को प्रोहिबिटेड किया गया है और अदर कोर्ट्स को फॉर एजुकेटिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। हाउ एवर आर्टिकल 136 क्या करता है? अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। लेकिन आर्टिकल 136 की बात, वैसे तो आप अगर ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया तो वो ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा या जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते उसकी। लेकिन आर्टिकल 136 क्या करता है? आर्टिकल 136 अलाउ कर सकता है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा, जो डिसीजन होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर द आर्टिकल 136। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि आर्टिकल 136 के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले को। ट्रिब्यूनल सेटअप इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। अब हम रिवर जो वाटर डिस्प्यूट एक्ट ट्रिब्यूनल जो है सेटअप किए गए, कौन कौन सी रिवर के लिए जो है ट्रिब्यूनल सेटअप गए गाइज? गाइज आप मुझे बताइए कौन कौन सी रिवर्स के लिए जो ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया है। चैट बॉक्स में बताइए कि ये रिवर के लिए जो है ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया है। कौन कौन सी रिवर के लिए ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया गाइज? बताइए चैट बॉक्स में कौन कौन सी रिवर के लिए ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया है। कौन कौन सी रिवर के लिए? अगर मैं देखने की कोशिश करूं, अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये है रवि एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया था। स्टेट कंसर्न पंजाब एंड हरियाणा, रवि और ब्यास जैसे मैंने स्टेट कंसर्न बता दिया। बंसन वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था। स्टेट कंसर्न आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट पे बनाया गया था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड कोवारी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था। वन स्टेट कंसर्न केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बनाया गया था जिसमें कर्नाटका थे, आंध्र प्रदेश थे और तेलंगाना थे। महादही वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसमें गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र थे। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट बनाया गया जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या है? ये सारे जो स्टेट जो हैं इन्वॉल्व हैं। आगे आइए, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या है? व्हाट इज द पॉलिसी एंड इंटरनेशनल नॉर्म? पॉलिसी एंड इंटरनेशनल नॉर्म क्या हो सकते हैं? अगर हम बात करते हैं इंटर वाटर डिस्प्यूट की बात करते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करते हैं, तो पॉलिसी एंड इंटरनेशनल, अगर मैं नेशनल वाटर पॉलिसी की बात करूं तो नेशनल वाटर पॉलिसी क्या करता है? नेशनल वाटर पॉलिसी क्या करता है? जो वाटर स्कार्सिटी के इश्यूज हैं, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के वाटर के जो इशू हैं, एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच टू वाटर मैनेजमेंट, उन इश्यूज को क्या करता है? उन इश्यूज को ये एड्रेस करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्सो रेफर किया है इंटरनेशनल प्रिंसिपल। कौन से इंटरनेशनल प्रिंसिपल हैं? अगर मैं हेलेंस्की रूल्स की बात करता हूं जो 1996 में आए, कौन से? हेलेंस्की रूल। हेलेंस्की रूल क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बाय बेसिन स्टेट बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अगर मैं कैंपेन कंसोलिडेशन ऑफ आईएलए रूल्स की बात करता हूं, एडवोकेट इंक्लूजन एक्वाफायर्स, ग्राउंड वाटर ऑफ फॉसिल वाटर इंटरसेक्टिंग स्टेट बाउंड्रीज बाय डिटरमाइनिंग द वाटर शेयर्स। तो ये चीज़ें हैं गाइस, हमने ये समझने की कोशिश की आखिर इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या है, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या है वाटर को लेके। अब हम समझने की कोशिश करेंगे अबाउट S/L कैनाल। आखिर S/L कैनाल क्या है? सतलज यमुना कैनाल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर जो सतलज यमुना कैनाल है वो क्या है। व्हाट इज सतलज यमुना कैनाल?
हम समझने की कोशिश करते हैं कि सतलज यमुना कैनाल क्या है। वॉट इज सतलज यमुना कैनाल? एस बाई एल कैनाल जो लिंक कैनाल है। एस बाई कैनाल क्या है? जिसको प्लान किया गया था 1966। 1966 में सतलज यमुना जो लिंक कैनाल है उसको प्लान किया गया था। और इसकी लेंथ कितनी है आप मुझे बताइए। सतलज यमुना लिंक कैनाल है, उसकी जो लेंथ है 214 लॉन्ग कैनाल है। 214 किलोमीटर का एक लंबा कैनाल है। कितना? 214 किलोमीटर का एक लंबा कैनाल है फॉर शेयरिंग वाटर ऑफ द रबी एंड ब्यास रिवर। ये रबी और ब्यास रिवर के बीच में ये सतलज यमुना जो है लिंक कैनाल है, रिवर्स बिटवीन द हरियाणा एंड पंजाब, ऑफ बिच 122 किलोमीटर वॉज टू बी पंजाब एंड 92 किलोमीटर हरियाणा। जो 214 किलोमीटर तो इसकी फुल लेंथ है, 214 किलोमीटर का सतलज यमुना लिंक कैनाल है। बट 214 किलोमीटर का तो है ही, 92 किलोमीटर किसमें? 92 किलोमीटर क्या है दोस्तों? हरियाणा में। और 122 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है वो कहां पर है? वो पंजाब के अंदर है। हरियाणा कंप्लीटेड इज स्ट्रेच ऑफ द एस बाई कैनाल इन 1980 while Punjab kept citing the riparian principle and non availability of the water. Riparian principle states that owner of the land at chand of water body and अच्छा about the कृष्णा वाटर डिस्प्यूट क्या है? व्हाट इज द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट? मुझे बताइए आखिर गाइस चैट बॉक्स में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट क्या है। अगर मैं 1969 की बात करूं, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को बनाया गया। कब बनाया गया? 1969 में, अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। फिर बनाया गया दूसरा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया 2004 में। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट 2 के अंदर क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट किया गया कृष्णा वाटर को, एलोकेट किया गया टू अनडिवाइडेड एंड आंध्र प्रदेश बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। कृष्णा जो है एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कृष्णा कैसी है? कृष्णा जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहां से बहती है कृष्णा रिवर? अगर मैं कृष्णा रिवर की बात करता हूं तो कृष्णा रिवर क्या है? ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, वहां से कृष्णा रिवर्स क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। कृष्णा रिवर वहां से ओरिजिनेट होकर कहां मर्ज हो जाती है गाइस? मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, फ्लोइंग थ्रू द महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो हमने ये देख लिया कृष्णा वाटर डिस्प्यूट 2014 आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द तेलंगाना आंध्र प्रदेश आस्क्ड इंक्लूड द तेलंगाना एज ए सेपरेट पार्टी ऑफ द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। हाउएवर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर्ग्यू कि तेलंगाना should be allocated water from the Andhra Pradesh share. It was created following later the bifurcation. तो ये सारी चीजें थी गाइस। नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के ऊपर है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक
क्या है नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो न्यूज में क्यों है और आखिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, हाई कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है, लोअर कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या कोई कॉलेजियम सिस्टम है, आखिर किन चीज़ों की वजह से अपॉइंट किया जाता है। While hearing the contempt, by hearing the contempt petition regarding the prolonged delay by the union government in processing the judicial appointment, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लेकर क्या जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी वो डाली गई थी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है आखिर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उनको डिले क्या क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सच प्रपोजल कैन नॉट बी केप्ट pending indefinitely. It directed government must either the notify the appointment or return the collegium with specific and रीजन ऑब्जेक्शन। तो अपॉइंटमेंट अगर मैं बात करूं कि हायर जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है, गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आखिर जो हायर जुडिशरी हैं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे हम हाई कोर्ट की बात करें, तो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किया जाता है। हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किया जाता है। मैं अगर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 की बात करता हूं तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्या कहता है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, जो अपॉइंटमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज की। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 उसकी बात करता है। और मुझे बताइए आर्टिकल दूसरा, आर्टिकल 217 217 जो आर्टिकल है किसकी बात करता है, 217 आर्टिकल बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो बात करता है आर्टिकल 217, आर्टिकल 217। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एक जुडिशियली इवॉल्व मैकेनिज्म है, एक जुडिशियली जो इवॉल्व मैकेनिज्म है जो डेवलप हुआ था थ्रू द 3 जजेस केसेस। जो 3 जजेस केसेस हैं उसके थ्रू डेवलप हुआ। कब कब 3 जजेस केसेस हुए, 1981 में हुआ, 1993 में हुआ और 1998 में 3 जजेस के जो केसेस हुए उसके थ्रू क्या है कॉलेजियम सिस्टम क्या है वो डेवलप हुआ। आखिर हम आगे समझेंगे व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, कंपोजिशन ऑफ कॉलेजियम, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं कॉलेजियम में हम वो समझेंगे गाइस। आखिर कंपोजिशन ऑफ कॉलेजियम, कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होता है। हम समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ कॉलेजियम,
कॉलेजियम सिस्टम में कंपोजिशन क्या होता है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अगर अपॉइंट करना है तो कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन से मेंबर होंगे और किसके थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करता हूं तो उसके अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम होगा उसके अंदर कौन कौन होगा। कॉलेजियम सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे। इनके द्वारा जो क्या है अपॉइंटमेंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेज का। क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम काम करता है कि जो हाई कोर्ट के जजेज जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, जिसमें हाई जो सीजीआई होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ कौन होता है, उसके साथ होते हैं 2 सीनियर मोस्ट जजेज। 2 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं एट द स्टेट लेवल। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हो गई। अब मुझे बताइए, अगर स्टेट लेवल पर किसी भी जज को नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है, तो क्या है, हाई कोर्ट की एक कमेटी होती है, हाई कोर्ट कॉलेजियम होता है। इसमें कंसिस्ट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो कोर्ट कॉलेजियम होता है फॉरवर्ड इट्स रिकमेंडेशन एंड व्यू टू द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। क्या एक तो ये फॉरवर्ड करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है वो इसको देखती है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, आखिर मुझे बताइए कि गवर्नमेंट का क्या रोल है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एज पर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, एमओपी जिसको हम बोलते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट में क्या करता है, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, सीक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट थ्रू द इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ क्या है, वो बैकग्राउंड को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं और रेज करते हैं ऑब्जेक्शन या सीक क्लैरिफिकेशन देखते हैं रिगार्डिंग द कॉलेजियम रिकमेंडेशन। तो कॉलेजियम ने जो रिकमेंडेशन दी है उस जज को अपॉइंट करना है नहीं करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हाउ एवर इफ कॉलेजियम रिट्रेट्स its recommendation, government constitutionally bound appoint the recommended person। अगर कॉलेजियम सिस्टम बार बार क्या करे, उसी सेम जज को रिकमेंडेशन भेजे, तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है उस जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए, उस जज का अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है। अगर आप देखने की कोशिश करें गाइस, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमने वैसे तो आपको बता दिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने की बात करें, अगर आप आर्टिकल 124 क्लॉज 2 देखें, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 कहता है सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एज नीडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट बी कंसल्टेड इफ नॉट अपॉइंटिंग अ सीजीआई। आर्टिकल 217 क्या कहता है, हाई कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजीआई, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फर्स्ट जजेस केस कब हुआ था, फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1981 में। तो फर्स्ट जजेस केस 1981 में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी सीजीआई को टू द प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन बाय द सीजीआई टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिजेक्टेड और कोजेंट रीजन। सेकंड जजेस केस में क्या हुआ, क्रिएटेड द कॉलेजियम सिस्टम, सीजीआई गिवन प्राइमल रोल इन द अपॉइंटमेंट। और थर्ड जजेस केस में हुआ एससी डिफाइंड द कंसल्टेशन अंडर द आर्टिकल 124 127 एंड इशूड द गाइडलाइंस ऑफ कॉलेजियम। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज थी गाइस। आगे आ जाइए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट लीगल एड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये न्यूज़ में क्यों है, और ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो इज गोइंग टू इंटरेस्टिंग फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल एज स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम समझने की कोशिश करते हैं लीगल एड क्या होता है और लीगल एड क्यों इम्पोर्टेंट है गाइज यूपीएससी के लिए, तो न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली क्या हुआ है, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक एंड ग्रेवियंस लॉ जस्टिस presented the report titled The Review of the Working of the Legal Aid अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो लीगल एड क्या होता है, मुझे गाय चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज लीगल एड, आखिर लीगल एड होता क्या है। व्हाट इज लीगल एड, लीगल एड क्या होता है गाइज, मुझे चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज लीगल एड। लीगल एड क्या होता है, लीगल एड क्या होता है, व्हाट इज लीगल एड। बताइए गाइस चैट बॉक्स में लीगल एड क्या होता है। लीगल एड क्या होता है दोस्तों, लीगल एड रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज। जो फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती हैं जो इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज पर्सन होते हैं हु आर अनेबल टू अफोर्ड द सर्विसेज ऑफ लॉयर ऑफ परस्यूइंग डिफेंडिंग द केस बिफोर एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। तो लीगल एड उनको क्या दी जाती है, एक फ्री सर्विस होती है जो सोशली और बैकवर्ड क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, कोर्ट की फीस नहीं दे सकते, ट्रिब्यूनल की फीस नहीं दे सकते, तो उन लोगों को क्या है फ्री लीगल सर्विस दी जाती है। तो उसी को लीगल एड बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है गाइस, लीगल एड बोला जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पहले इसको छोड़िए, हम पहले लीगल सर्विसेज देखते हैं, इनिशिएटिव क्या है लीगल सर्विसेज के। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इनिशिएटिव लीगल एड इन इंडिया। मुझे बताइए कि आखिर कौन से इनिशिएटिव है लीगल एड इन इंडिया, लीगल एड को लेकर कौन से इनिशिएटिव है इंडिया के अंदर, इनिशिएटिव। मुझे बताइए कौन कौन से इनिशिएटिव है लीगल एड को लेकर इंडिया में। मैंने बताया लीगल एड क्या होता है, लीगल एड वो फ्री प्रोविजन होता है या फ्री सर्विस होती है जो लोग या जो पर्सन क्या होते हैं वो अपने केस को अफोर्ड नहीं कर पाते, सोशली और बैकवर्ड डिसएडवांटेज होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं केस लड़ने के, चाहे कोर्ट हो चाहे ट्रिब्यूनल हो या और कोई अदर लीगल केसेस हो, तो उनके पास क्या है पैसे नहीं होते, उन्हीं को लीगल एड दिया जाता है। आखिर कौन कौन से इनिशिएटिव है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 कौन सा, अगर मैं लीगल कौन सा एक्ट है दोस्तों, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, लीगल अथॉरिटीज एक्ट 1987, उसके अंदर क्या कहा गया है कि आखिर अगर मैं नेशनल लेवल पर देखूं, स्टेट लेवल पर देखूं, लोकल लेवल पर देखूं, क्या लीगल एड देने की बात की है, जो सोशली या डिसएडवांटेज लोग हैं उनको फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएगी। ये एक्ट प्रोवाइड्स करता है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर लीगल एड, एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है ये जो एक्ट है। इट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो इस एक्ट के अंदर क्या है वो जो है कुछ जो है इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, नालसा को क्या है नेशनल लेवल पर क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है लीगल एड देने के लिए जो सोशली एंड बैकवर्ड लोग हैं, जो क्या है अपने कोर्ट की फ़ी को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी,
स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी सालसा को स्टेट लेवल पर किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, देयर बॉडीज रिस्पॉन्सिबल, ये जो बॉडीज हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इम्प्लीमेंटिंग लीगल एंड प्रोग्राम इंश्योरिंग द एक्सेस टू द जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेशन। अगर मैं लोक अदालत की बात करता हूँ, लोक अदालत जो है प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन, जिसको हम ADRS बोलते हैं। ADRS जो मैकेनिज्म है अंडर द एक्ट, केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट और एट द प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल्ड थ्रू द कॉम्प्रोमाइज एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। पैरा लीगल वॉलंटियर्स क्या होते हैं, पैरा लीगल जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। किस लिए ट्रेंड किया जाता है, जो इंडिविजुअल होते हैं हु असिस्ट द लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनको असिस्ट किया जाता है। और लोक अदालत providing the free legal services to the needy and disadvantaged section। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी क्या है, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, चैट बॉक्स में बताइए आखिर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है। अगर आप लीगल जो क्या कहते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987, क्या है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का जो अगर सेक्शन 3A देखेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, टू प्रोवाइड फॉर लीगल सर्विसेज टू पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड मार्जिनलाइज पीपल को क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या किया जाए, फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएं। पैट्रन चीफ कौन है इसके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कंपोजिशन कौन होता है, चेयरमैन जो होता है सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है। 9 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये होता है कंपोनेंट ऑफ दिशा, क्या होता है, दिशा के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं गाइस। न्याय बंधु, दिशा के जो कंपोनेंट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, क्रिएट्स पैन इंडिया फ्रेमवर्क फॉर द डिलीवरी फॉर प्रो बोनो लीगल। टेली लॉ होता है, टेली लॉ प्रोवाइड द लीगल एडवाइस मार्जिनलाइज कम्युनिटी थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर एंड लीगल लिटरेरी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम एजुकेट द वल्नरेबल सेक्शन अबाउट देयर लीगल राइट्स। और सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम है, स्कीम प्रोवाइड द लीगल सर्विसेज टू द मिडिल इनकम सिटीजन whose gross income does not exceed the 60,000 per month and 7,50,000 per annum। तो इनको लीगल सर्विस दी जाएगी। आगे देखिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूं, आर्टिकल 90 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है, आर्टिकल 90A क्या कहता है, प्रोविजन डेट स्टोर शैल प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल एड बाय सुइटेबल लेजिस्लेशन ऑफ स्कीम। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, एवरी इंडिविजुअल हु डिटेन्ड और इम्प्रिजमेंट इज गारंटेड टू द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बाय लॉयर ऑफ देयर चूजिंग, इट इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज द राइट टू लीगल असिस्टेंट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है लीगल एड से लेके, अगर मैं MH हॉस्कोट और स्टेट वर्सेस महाराष्ट्र जो 1978 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू फ्री लीगल एड जो है ड्यूटी है गवर्नमेंट की और इम्प्लिसिट एस्पेक्ट है आर्टिकल 21 की।
हुस्नैरा खातून और स्टेट ऑफ बिहार जो 1979 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लीगल सर्विसेज हैं जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं ऑफ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर अंडर द आर्टिकल 21, अंडर द आर्टिकल 21। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे हमने आज के सेशन में क्या किए, आज के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे गाइस। तो गाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए। अब हमने कुछ आपको एक शॉर्ट्स जो है, शॉर्ट्स में कुछ डेफिनेशन दी हुई है कि आर्टिकल 142 क्या होता है, हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है। आप उसमें जो शॉर्ट चीज़ें हैं, जो शॉर्ट्स टॉपिक हैं, आप उसको कवर कर लीजिएगा। हम सीधे अब आप एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जो कल के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए हम पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप पहले इसको बहुत अच्छे से रीड करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आखिर ये जो क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन है, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। 15 एमसीक्यू के क्वेश्चन लिए जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2026 में होने जा रहा है, उसके लिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है लोकसभा में, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, आखिर स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, आपको नीचे की ये लाइन पढ़नी है, विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। अगर यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा होता तो हम इनकरेक्ट लगाते। आखिर कौन सा करेक्ट है, हम पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, द मोशन मस्ट स्टेट स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज एक्सप्रेस। तो मोशन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं होता है जिस पे कह सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस है। तो अगर मैं देखूं पहला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये जो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो गलत हो गए, एक ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब बचते हैं बी एंड सी ऑप्शन, बी एंड सी ऑप्शन बचते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, वंस एडमिटेड द मोशन कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द मूवर, बाय द मूवर। तो अगर मैं दूसरा ऑप्शन की बात करूं, ऐसा नहीं है, अगर किसी ने क्या किया, एडमिट कर लिया, अगर कोई उसको विड्रॉ करना चाहता है तो उसको क्या कर सकता है, वो विड्रॉ कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हो जाता है। तो दूसरा भी इनकरेक्ट हुआ, तो बचा क्या, सी, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। इफ निगेटिवेटेड अनदर कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव्ड इन द सेम
सेशन, अगर मान लीजिए एक जो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको क्या कर लिया गया, नेगेटिवेट कर दिया गया, या हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया, तो उसी सेम सेशन में क्या है, वो दूसरा कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या किया जा सकता है, वो न्यू कॉन्फिडेंस मोशन को क्या मतलब पेश नहीं किया जा सकता, इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता सेम सेशन में। मान लीजिए विंटर सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन के अंदर आपको क्या है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि सेम सेशन में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या करें, दोबारा से इंट्रोड्यूस करें। दूसरा आप देखिए, दूसरा ऑप्शन को, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिंसिपल अंडरलाइंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन एट द यूनियन लेवल इज कंटेंट। मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन एट द यूनियन लेवल कंटेंड इन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताऊं तो क्या होगा, इसका जो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 75 क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज एग्जिस्ट प्राइमरीली, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेज हैं क्या प्रोटेक्ट लेजिस्लेचर फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटीज, बिल्कुल नहीं, क्रिमिनल लाइबिलिटीज से बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करती हैं प्रिविलेजेज। क्या प्रेजर्व करती हैं सेपरेशन ऑफ पावर को, बिल्कुल नहीं। क्या इंश्योर इंडिपेंडेंट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव फंक्शनिंग करती हैं लेजिस्लेचर की। अपहोल्ड द पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, नहीं, जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है उसको अपहोल्ड नहीं करती पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज। मुझे बताइए कौन सा सोर्स